ये एक डिटेल्ड वन शॉट सीरीज है, डिस्क्लेमर खुद पढ़ लेना। भाईजान, क्या आप मकसद के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ जनाब। क्या आप इंडिया से हैं? ये ले मकसद एक रैप्टा मारा ना सड़क पे देगा। मजाक ना करें जनाब। ये है मकसद 100 मार्क्स का। सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो मकसद सीरीज में आप लोग का दिल से वापस से स्वागत है। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन की यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन फॉर CWSN। इसका मतलब ये है कि एक स्पेशल चैप्टर है CWSN के लोगों के लिए। CWSN मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे बच्चे जो दिव्यांग है, जो डिसेबल लोग हैं, उनके ऊपर ये स्पेसिफिक पूरा चैप्टर आप लोग के लिए बनाया गया है। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा और क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखने वाले हैं। सो जो भी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी, विद न्यू हेयर स्टाइल। आई डोंट नो कैसी लग रही है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यार क्या मुझ पे ये सूट हो रहा है। अदरवाइज मैं जो पुराना लुक है वही कंटिन्यू करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी बुक नहीं परचेज करी तो क्या कर रहे हो दोस्तों। आपके जकी भैया ने आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट फिजिकल एजुकेशन की बुक बना दी है। इस बुक के अंदर आप लोग के लिए मैंने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर दे दिया हूं। 2016 से लेकर 2025 तक के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और सारे के सारे आप लोग को माइंड मैप्स, कीवर्ड्स, आंसर टिप्स, सब कुछ मैंने इसके अंदर आप लोग के लिए जैम पैक्ड प्रोवाइड किया हूं। वन ऑफ द बेस्ट बुक तुम्हारे लिए रहेगी। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें पूरा वीडियो इत्मीनान से देखना है। उसके बाद बस इस बुक के साथ तगड़ा रिवीजन कर लेना है। बस मेरी गारंटी है 100 मार्क्स आप लोग के कहीं नहीं जा रहे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है Amazon की एक्सक्लूसिव लिंक, डिस्काउंट वाली। जल्दी जाए Amazon के थ्रू ऑर्डर करें, 1 से 2 दिन के अंदर तुम्हारे घर आ जाएगी और पी में 100 मार्क्स दिला देगी। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पोर्शन की बेसिकली ये चैप्टर किसके ऊपर है। तो देखो, पहली चीज मैं वापस से आप लोग को बता देता हूं, जो बाकी चैप्टर्स है ना वो नॉर्मल लोगों के लिए, बट ये जो स्पेशल चैप्टर है ये दिव्यांग लोगों के लिए जो डिसेबल है, और स्पेशली ऐसे बच्चे जो डिसेबल है उनके ऊपर ये पूरा चैप्टर आप लोग को देखने को मिलने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के पोर्शन को समझ लेते हैं। पहले के टाइम पे और आज के टाइम पे भी मैक्सिमम लोग ना डिसेबल वर्ड या फिर हैंडीकैप वर्ड यूज कर लेते हैं दिव्यांग लोगों के लिए, बट 1980s में इसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन लेकर आया गया और डिसेबल या हैंडीकैप लोगों को हम लोग डिफरेंटली एबल के नाम से जानने लग गए। ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे का रीजन ये था कि जो डिसेबल या हैंडीकैप वर्ड है ये कहीं ना कहीं एक किस्म से ना डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है। तो उस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए हम लोगों ने इस वर्डिंग को चेंज करके डिफरेंटली एबल्ड वर्ड यूज करें। इसके बाद आप लोगों को मालूम होनी चाहिए इन दो टर्मिनोलॉजीज के बारे में, डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर। डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसे टाइप का कंडीशन जिसमें कि आप लोग की बॉडी परमानेंटली वर्क करना बंद कर दे। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसका पैर टूट चुका है। अब डॉक्टर ने कहा कि भाई ये पैर से अब कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो कंप्लीटली डिसेबल हो चुका है। मतलब डिसेबिलिटी एक टेम्पररी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, परमानेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग की बॉडी के अंदर रिस्ट्रिक्शन ला देती है। दूसरा होता है डिसऑर्डर। अब बेसिकली जो डिसऑर्डर है ये डिसेबिलिटी का ही एक टाइप है, लेकिन इसको अलग से समझा जाता है। उसका रीजन ये है कि जो डिसऑर्डर है ये ब्रेन रिगार्डिंग होता है और ये टेम्पररी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो जितने भी आप लोग को ब्रेन या मेंटल रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए देखने को मिलती है वो टेम्पररी पॉइंट ऑफ व्यू से रहती है, और उस डिसेबिलिटी को एक नया नाम दिया गया जिसका नाम है डिसऑर्डर। तो ये दो वर्डिंग याद रखिएगा, डिसेबिलिटी परमानेंट होती है, डिसऑर्डर टेम्परेरी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। बाकी डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर के टाइप्स आपको नहीं पढ़ना है, ये क्लास 11 के टॉपिक के अंदर चले गए। वीडियो के कोर में आगे बढ़ने से पहले एक और टॉपिक को समझ लेते हैं जिसका नाम होता है एडेप्टिव स्पोर्ट्स। इसका एक और नाम भी दिया गया है, वो है डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। तो जो नॉर्मल स्पोर्ट्स है वो हम लोगों के लिए, और जितने भी डिफरेंटली एबल लोग हैं मतलब दिव्यांग लोगों के, उन लोग के लिए स्पेशल टाइप्स हम लोगों ने स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। उन सब को हम लोग कहते हैं एडेप्टिव स्पोर्ट्स, जो कि डिजाइन होता है स्पेशली डिसेबल लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर हम लोग नॉर्मल इंसान की तरह नए रूल एंड रेगुलेशंस यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं, नए इक्विपमेंट्स को यहाँ पे लेकर आते हैं सो दैट ईज हो सके उन डिफरेंटली एबल लोगों को खेलने में। सिंपल वे में समझो तो एडेप्टिव स्पोर्ट्स का मतलब हुआ जितने भी डिसेबल लोग हैं उन लोग के लिए स्पोर्ट्स प्रोग्राम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए क्लास 12 में कंफ्यूज हो कि कहां से पढ़े, तो टेंशन ना लो, तुम्हारे जकी भैया के 2 नए चैनल है, फिजिक्स का ये रहा और ये रहा केमिस्ट्री का चैनल। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इनकी भी मकसद सीरीज आप लोग के लिए लॉन्च हो चुकी है, वहां से जाके आप लोग बोर्ड्स की प्रिपरेशन फिजिक्स और केमिस्ट्री की मेरे साथ कर सकते हो। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस चैप्टर के अंदर मेनली 3 स्पोर्टिंग इवेंट है जिसको हमको समझना है। अभी स्पोर्टिंग इवेंट क्या होता है, जैसे IPL हो गया, ओलंपिक्स हो गए, इस तरीके से ना डिसेबल लोगों के लिए 3 टाइप के हम लोग पढ़ते हैं स्पोर्टिंग इवेंट। इसमें सबसे पहला होता है जिसका नाम है स्पेशल ओलंपिक।
स्पेशल ओलंपिक नाम से समझ में आ रहा है स्पेशल टाइप का ओलंपिक है। किन के लिए? जो दिव्यांग लोग हैं उन लोगों के लिए। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। फैक्चुअल डेटा एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है और आप लोग के क्वेश्चन भी कुछ ये डायरेक्ट ऐसे फ्रेम हो जाते हैं। तो क्या है ना, ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। अब ये जो स्पेशल ओलंपिक है ये ग्लोबल लेवल में खेला जाता है। दुनिया के सारे देश आके पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे उनके दिव्यांग लोगों को लेकर आते हैं और उन लोगों के लिए स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये नाम याद रखिएगा, कैनेडी का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1968 में स्पेशल ओलंपिक को इन्हीं ने स्टार्ट करी थी। ये रही कैनेडी जी। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इसकी गवर्निंग बॉडी क्या है, तो वो है स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल, जिसको हम लोग SOI भी कहते हैं। इसको हर 2 साल में खेला जाता है समर और विंटर गेम्स के फॉर्म में। बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि हम लोग एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों को जो एक्चुअल में डिसेबल हो चुके हैं, जो अपनी जिंदगी से हार चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, लेकिन उनके अंदर स्पोर्ट्स में अगर हुनर है तो स्पेशल ओलंपिक उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे अपने हुनर को दिखा सके और अपनी कंट्री के नाम को ऊंचा कर सके। तो ये पर्पस याद रख लेना, बेसिक्स है। बाकी जो की पॉइंट्स है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे स्पेशल ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्या इससे डिसेबल लोगों के लिए कुछ फायदा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। उनकी फिजिकल फिटनेस अच्छी हो रही है, वो नई स्किल्स जान रहे हैं, नई दोस्तियां बन रही हैं उनकी, और ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो उनके ही टाइप्स के हैं, जिससे कि एक फैमिली टाइप का एनवायरनमेंट उन लोगों के लिए क्रिएट हो पा रहा है। अब एग्जामिनेशन में कुछ चीजें पूछी जाती है, लाइक इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो याद रखिएगा वॉशिंगटन DC में। इसका मोटो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट के बैठ जाना। लेट मी विन बट इफ आई कांट विन लेट मी बी द ब्रेव इन दिस अटेम्प्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्निंग बॉडी के बारे में मैंने पहले ही बता दिया हूं। स्पेशल ओलंपिक का एक लोगो है, कुछ इस तरीके से आप लोग को दिखता है। ये एग्जामिनेशन में बनाना आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा आप लोग को ड्रॉ करना आना चाहिए। 2 से 3 बार करो, लेकिन बनना चाहिए। अब ये लोगो का मतलब क्या होता है, तो इस लोगो का मतलब होता है जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल चिल्ड्रंस ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि आप लोग जानते होंगे जो ओपनिंग सेरेमनी होती है ओलंपिक की, उस टाइम पे एक फ्लेम लेकर आई जाती है। सेम ऐसी स्पेशल ओलंपिक में भी एक फ्लेम लेकर आई जाती है। इस फ्लेम का मतलब होता है फ्लेम ऑफ होप। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें हो गई, फैक्चुअल डेटा जिसको तुमको याद रखना है। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा स्पेशल ओलंपिक के बारे में समझ लेते हैं। स्पेशल ओलंपिक को इंडिया में मैनेज करता है स्पेशल ओलंपिक भारत। इंडिया से भी हजारों एथलीट्स जाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं स्पेशल ओलंपिक में, और कई सारे इंडिया ने भी ऐसे मेडल जीता है इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक इवेंट में भी। एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया, वापस से भाई स्लाइड्स को पीछे लेता हूं। स्पेशल ओलंपिक जो स्पोर्टिंग इवेंट है, ये नॉर्मल डिसेबल लोगों के लिए नहीं है। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल लोग हैं उन लोगों के लिए स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जहां पे कौन लोग खेलते हैं? इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोग। ये वर्ड याद रखना, इसी को मेंशन करके आइएगा। अब आप लोग को कंफ्यूजन आ रहा होगा कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोग कौन होते हैं। इसका मतलब ये कि ऐसे टाइप के इंसान जो चीजों को सीखने में, समझने में और रोज के काम करने में जिनको दिक्कतें आती हैं, उस टाइप के लोग आप लोग को इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोगों के अंदर देखने को मिलेंगे, और बचपन में ही इनके सिम्टम्स आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि स्पेशल ओलंपिक के जो रूल एंड रेगुलेशन है कैसे। तो सीधी सिंपल बात है, स्पेशल ओलंपिक के रूल एंड रेगुलेशन इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोगों के अकॉर्डिंग चेंज करके, मॉडिफाई करके लेकर आए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जो नॉर्मल इंसान जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, उस तरीके से यार इन लोगों को भी हम लोग स्पोर्टिंग इवेंट के अंदर रूल एंड रेगुलेशंस लेकर आए। इनके रूल एंड रेगुलेशन को कंप्लीटली मॉडिफाई कर दिया जाता है उनकी एबिलिटी के बेसिस पे, उनके एज और जेंडर के बेसिस पे, सो दैट एक सही तरीके से डिविजनिंग हो सके और वही लोग उनके साथ खेल सके जिनके बीच में फेयर प्ले हो पाए। अभी टेंशन ना लो, हम लोग ये डिविजनिंग क्या होता है इसको आगे पढ़ने वाले। बाकी रही बात इसके अंदर कौन कौन से टाइप के स्पोर्टिंग इवेंट होते हैं, तो ये सारे टाइप के होते हैं जो दुनिया भर के आप लोग को मालूम है। क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, सब कुछ। कुछ फैक्चुअल डेटा बता देता हूं। फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट किया गया था शिकागो USA में 1968 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है, लेकिन फर्स्ट टाइम शिकागो में खेला गया था। और जो नेक्स्ट होने वाला है वो है 2027 में समर स्पेशल ओलंपिक। विंटर स्पेशल ओलंपिक 2025 में होने वाला है स्विट्जरलैंड में। तो फर्स्ट टाइम कब हुआ था और रिसेंट में कब होने वाला है उसके बारे में याद रख लेना बस। तो दोस्तों जो भी हम लोगों ने अभी पढ़े वो था स्पेशल ओलंपिक। अब इंडिया लेवल में जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है वो कौन है? स्पेशल ओलंपिक भारत। अब ये स्पेशल ओलंपिक भारत मतलब SOB कौन है? ये इंडिया लेवल का स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल की एक बॉडी है जो इंडिया के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो एक्चुअल में इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है उनके लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, और कॉम्पिटिशंस के लिए यहाँ पे सिलेक्शन करने का काम इन्हीं का होता है। पर्पस क्या है? ईयर लॉन्ग स्पोर्टिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और साथ ही साथ कंपटीशन के लिए रेडी करना जितने भी इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोग हैं इंडिया के अंदर उनको।
कौन कौन सी एक्टिविटी कराई जाती है? तो भाई स्टेट लेवल पे भी होता है, नेशनल लेवल पे भी होता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी कॉम्पिटिशन से करवाते हैं। यूनिफाइड स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे और जितने भी आप लोग को इंडिया के अंदर जितने भी डिसेबल लोग हैं उन लोग की प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ओलंपिक लेवल की, वो भी ये करते हैं। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के थ्रू और रजिस्टर्ड है अंडर इंडिया ट्रस्ट एक्ट 1882। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रख लेना कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है। इसके अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जहां पे ट्रेनिंग दी जाती है कोचेस को, टीचर्स को, वॉलंटियर्स को और फैमिली मेंबर्स को कि कैसे हम लोग इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोगों को प्रिपेयर करा सकते हैं स्पोर्ट्स के लिए। अभी इंडिया में कहां प्रेजेंट है? तो लगभग 36 इन लोगों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंडिया में। तो जो अभी हम लोगों ने बात करें वो था स्पेशल ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक भारत जो उसी की बॉडी थी। अब बात करने वाले हैं पैरा ओलंपिक की। अब स्पेशल ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में क्या डिफरेंस है बता देता हूं। स्पेशल ओलंपिक था इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोगों के लिए, बट जो पैरा ओलंपिक स्पोर्टिंग इवेंट है ये सबसे बड़ा मेगा इवेंट है। यहां पे दुनिया भर के सभी टाइप की डिसेबिलिटी वाले लोग आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे उनका पैर कटा हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो या चाहे वो व्हील चेयर में क्यों ना आ गए हो। तो दुनिया भर के जितने भी टाइप के डिसेबल लोग हैं सभी के सभी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फादर ऑफ पैरा ओलंपिक का नाम आपको मालूम होना चाहिए, वो है गटमैन साहब। ये रहे गटमैन भाई। और आंसर राइटिंग अगर इसको यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो पैरा ओलंपिक वर्ड है दोस्तों, ये ऑफिशियली 1988 में इसको दिया गया है। इससे पहले इसको जाना जाता था इंटरनेशनल गेम ऑफ डिसेबल नाम से। जो पैरा ओलंपिक गेम है याद रखिएगा ये मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जिसके अंदर दुनिया भर के जितने भी टाइप के रेंज ऑफ डिसेबिलिटी होती है, किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, कोई अंधा है या कोई बैठ नहीं पा रहा है, सब लोग आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे स्पेशल ओलंपिक के अंदर किसको पार्टिसिपेशन का राइट था? सिर्फ कमेंट बॉक्स में बताना। इसे हर 4 साल में ऑर्गेनाइज कराया जाता है समर और विंटर फॉर्म में। पैरा ओलंपिक का बेसिकली मतलब क्या होता है? तो पैरा मतलब होता है पैरेलल। किस चीज के पैरेलल? ओलंपिक के जैसे पैरेलल ये चलता है। जैसे नॉर्मली लोगों के लिए ओलंपिक होता है उसी तरीके से डिसेबल लोगों के लिए पैरा ओलंपिक्स होता है। पैरा ओलंपिक का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? तो दुनिया भर के अंदर जितने भी टाइप के डिसेबल लोग हैं उन सब के लिए हम लोग यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आए जहां पे वो अपना हुनर दिखा सकते हैं, जहां पे वो अपनी सेल्फ एस्टीम डेवलप कर सकते हैं, सेल्फ इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिसेबल लोगों के लिए चांस दे रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर वो हुनर है तो आओ और पार्टिसिपेट करो इस पैरा ओलंपिक इवेंट में और अपने हुनर को दुनिया को दिखाओ और ये दुनिया को बता दो कि चाहे डिसेबल क्यों ना हूं मैं, उसके बावजूद भी जो नॉर्मल लोग हैं उनसे बेहतर अपने देश के लिए कर रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है। मां तुझे सलाम। चलिए, तो पैरा ओलंपिक का मोटो क्या होता है दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। 2004 में एक नया मोटो को अडॉप्ट किया गया है जिसका नाम है स्पिरिट इन मोशन। इससे पहले 1994 में एक मोटो को अडॉप्ट किया गया था, वो था माइंड बॉडी स्पिरिट। बट अभी के टाइम पे इसको जाना जाता है 2004 में इसको अडॉप्ट किया गया था एथेन में। याद रखना एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज है गवर्निंग बॉडी कौन है इसकी? तो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमिटीज की गवर्निंग बॉडी है। हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में देखने को मिलेगा। पैरा ओलंपिक का लोगो के अंदर अगर आप लोग ध्यान दो तो कुछ इस तरीके से आप लोग को ये लोगो देखने को मिलता है। 3 एजिटोज आप लोग को अलग अलग कलर के देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से कलर से? एक है रेड, दूसरा है ब्लू और तीसरा है ग्रीन। और तीनों के तीनों एजिटोज एक दूसरे से इंटरलिंक है, जो ये बताने का काम करते हैं कि दुनिया भर के जितने भी टाइप के डिसेबल लोग हैं उन सबको एक साथ एक जगह एकजुट होकर हम कंपीट करने के लिए लेकर आए हैं। आई होप क्लियर है। थोड़ी इंटेलेक्चुअल बातें हो रही है इस चैप्टर में, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मैं जानता हूं तुम लोग थोड़ा सा बोर हो रहे हो, बट कुछ कर नहीं सकते। फैक्चुअल डेटा है जो तुम्हें याद करना है। अब पैरा ओलंपिक के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में अगर हम लोग जाने तो 1948 में हम लोगों ने फर्स्ट स्पोर्ट्स इवेंट स्टार्ट करे थे ऐसे लोगों के लिए जो एक्चुअल में वॉर में पीड़ित थे और जिनको स्पाइनल इंजरीज हो गई थी। तो जितने भी व्हीलचेयर वाले लोग थे उन लोग के लिए एक इवेंट शुरू कराया गया था स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर इसको ऑफिशियली 1960 में पैरा ओलंपिक गेम्स को शुरू किया गया था रोम, इटली में। 1976 में फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम खेला गया था विंटर वाला स्वीडन में। 1989 में इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी को फॉर्म कर दिया गया था जो कि एक गवर्निंग बॉडी है। आई होप क्लियर है। पैरा ओलंपिक गेम्स के बारे में जब स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोग को कहा था कि दुनिया के जितने भी टाइप के डिसेबल लोग हैं सब लोग आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पैरा ओलंपिक वालों ने क्या करे, डिसेबल लोगों की कैटेगरी बना दी और बेसिकली ये जो कैटेगरी बनाई गई ये बनाई गई 6 डिफरेंट टाइप की डिसेबिलिटी ग्रुप्स के अंदर। तो सबसे पहली कैटेगरी बनाई गई सेरेब्रल पैल्सी। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन डैमेज होने की वजह से हो जाता है, जहां बॉडी का मूवमेंट नहीं हो पाता है, मसल कंट्रोल सही तरीके से नहीं कर पाते और पोस्चर में दिक्कतें आने लग जाती है। अगली कैटेगरी लेकर आई गई एम्प्यूटी।
जिसमें बॉडी का पार्ट जो है वो कट के अलग ही हो चुका है, लाइक जैसे इस भैया के पैर यहां से कट के अलग हो गए। नेक्स्ट कैटेगरी बनाई गई विजुअल इंपेयरमेंट, जिनको दिखाई देने में या विजुअली जिनको जिस टाइप का भी प्रॉब्लम रहा होगा उसके अंदर इनको रखा गया। नेक्स्ट रखा गया इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोगों के लिए, ये वो कैटेगरी जिसके ऊपर स्पेशल ओलंपिक पूरी तरीके से बना है। तो इसका मतलब ये है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले स्पेशल ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पैरा ओलंपिक में भी कर सकते हैं। और अगली कैटेगरी रखी गई जिसकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दिक्कत आ चुकी है और वो जो लोग व्हील चेयर में आ चुके हैं, तो उस टाइप की कैटेगरी अलग तरीके से यहाँ पे बनाई गई। अब आप बोलोगे भैया इसके अलावा अगर कोई और टाइप की डिसेबिलिटी रही तो उसको किसके अंदर रखा गया है? उसे रखा गया है लेस ऑस्ट्रिस के अंदर। तो लेस ऑस्ट्रिस का मतलब क्या होता है? ऐसे एथलीट जो कि बाकी किसी और ग्रुप के अंदर फिट नहीं हो पाए वो इस ग्रुप के अंदर खेलेंगे। आई होप क्लियर हुआ सब लोगों को। अब बात कर लेते हैं कि पैरा ओलंपिक में अवार्ड क्या दिए जाते हैं। वैसे यार बताने की जरूरत नहीं है, मतलब बात एक ही है कि लाइक यार गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर यहाँ पे मेडल दिए जाते हैं। कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं? तो दुनिया भर के सारे स्पोर्ट्स होते हैं, बट रूल एंड रेगुलेशन स्पेसिफिक इंजरीज या डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिए जाते हैं। तो ये रटने वाली बात नहीं है। फर्स्ट टाइम कब हुआ था तो मैंने बता चुका हूँ, रोम में हुआ था 1960 में। और रिसेंटली ये कब हुआ है आप लोग को मालूम होना चाहिए, 2024 में हो चुका है और अब 26 में होने वाला है इटली में। देखो सबसे पहली बार कब हुआ था और रिसेंट में कब या फिर अपकमिंग कब होने वाला है एटलीस्ट वो मालूम होना चाहिए। जैसे स्पेशल ओलंपिक इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोगों के लिए था, पैरा ओलंपिक दुनिया भर के सभी टाइप के डिसेबल लोगों के लिए था, बट डेफ ओलंपिक सिर्फ और सिर्फ डेफ लोगों के लिए, मतलब जिनको सुनाई नहीं देता है उन लोगों के लिए एक ओलंपिक लेवल का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जिसका नाम होता है डेफ ओलंपिक। इसमें भी वही सब चीजें याद रखना कि फादर कौन है, फर्स्ट टाइम कब हुआ, लास्ट टाइम कब हुआ, मोटो क्या है, गवर्निंग बॉडी क्या है, ये कुछ फैक्चुअल डेटा है बस और कुछ नहीं है। तो इसके जो फादर है इसका नाम है नाम पढ़ लो यार तुम लोग। और ये रहे वो भैया। डेफ ओलंपिक याद रखिएगा इंटरनेशनल लेवल का एक कंपटीशन है जो कि स्पेशली डेफ लोगों के लिए डिजाइन करके दिया गया है जिनको सुनाई नहीं देता। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ के थ्रू। फर्स्ट टाइम इसको 1924 में पेरिस में खेला गया था। पहले इसको हम लोग इंटरनेशनल साइलेंट गेम के नाम से जानते थे, बट बाद में इसका नेम बदल दिया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली इसका? बेसिक सी बात है, दुनिया भर के जितने भी डिसेबल लोग हैं जो कि स्पेशली डेफ है उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे लाके दिया गया है जहां पे वो अपना हुनर दिखा सकते हैं और दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं, अपने कंट्री के नाम को ऊपर लेकर जा सकते हैं। इसके कुछ यूनिक फीचर्स आप लोग को देखने को मिलेंगे जो बाकी स्पोर्टिंग इवेंट के अंदर नहीं मिले। सीधी बात है, ये डेफ लोग हैं जिनको सुनाई नहीं देता। तो अगर आप बंदूक से गेट सेट गो बोलते हो तो इनको सुनाई नहीं देगा। अगर आप इनको अप्रिशिएट करने के लिए ताली बजाओगे तो इनको सुनाई नहीं देगा। इसलिए रूल एंड रेगुलेशन को कंप्लीटली बदल दिया गया है। तो इसके जो यूनिक फीचर में जो सबसे पहला यूनिक फीचर है कि इसके अंदर वो एथलीट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके अंदर एटलीस्ट 55 डेसिबल का हियरिंग लॉस हो। जो अच्छे सुनाई देता है उनको नहीं रखेंगे भाई। अगर पार्टिसिपेट करना है तो ये कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। दूसरी चीज, किसी भी टाइप का आप लोग कोई कॉलर डिवाइस यूज नहीं कर सकते हो जिससे कि चीटिंग मानी जाएगी। डेफ ओलंपिक के अंदर हम लोग विसल या फिर पिस्टल का यूज नहीं कर सकते गेट सेट गो बोलने के लिए। उसकी जगह हम लोग यहाँ पे विजुअल साइन का यूज करते हैं जैसे लाइट या फिर फ्लैग का। और यहाँ पे हम लोग जो भी चीजें करते हैं वो साइन लैंग्वेजेस के थ्रू करते हैं। इसका मतलब ये कि लोग यहाँ पे एप्रिसिएशन के लिए ताली नहीं बजाते हैं, हाथों को वेव करने की कोशिश करते हैं जिससे कि जो एथलीट है उनको समझ में आता है कि लोग मेरे लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है? थोड़ी देर पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, वो रहा इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ। ये मेन गवर्निंग बॉडी है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के थ्रू। अब इंडिया में अगर हम लोग डेफ ओलंपिक के बारे में थोड़ी सी बात करें तो इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था 1965 में डेफ ओलंपिक के अंदर। और हमारे इंडिया के एथलीट ने काफी सारे मेडल्स लेकर आए हैं रेसलिंग, बैडमिंटन और एथलेटिक्स के अंदर। इंडिया के अंदर एक डेडिकेटेड बॉडी आप लोग को देखने को मिलेगी डेफ ओलंपिक के लिए जिसका नाम है ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डेफ। डेफ ओलंपिक का एक स्पेशल लोगो है जैसे आप लोग को ये देखने को मिल रहा है। तीनों के लोगो याद होना चाहिए, इसका भी काफी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग कलर से आप लोग को यहाँ पे 3 डंडी देखने को मिल रही है और बीच में एक सर्कल देखने को मिल रहा है। ये जो बीच में एक सर्कल आपको देखने को मिल रहा है इसको कहा जाता है कि ये आई की तरह यहाँ पे ये आंखों को रिप्रेजेंट कर रही है, आई को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये आई की बात यहाँ पे क्यों हो रही है? क्योंकि दुनिया भर में जितने भी डिसेबल लोग हैं उन लोगों के लिए आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी डिसेबल लोग हैं जो भी चीजें वो सीखते हैं वो आंखों से सीखते हैं। इसलिए तो वो गाना आया दोस्तों कि तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे। तो वो बेसिकली डेफ लोगों के लिए। और कुछ डिफरेंट टाइप के कलर आपको देखने को मिल रहे हैं लाइक रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 रीजनल कॉन्फेडरेशन को। कौन कौन से कॉन्फेडरेशन है? पहला यूरोप, दूसरा है एशिया पैसिफिक, फिर है पैन अमेरिका और लास्ट में आपको देखने को मिलता है अफ्रीका।
और ये जो अलग अलग कॉन्फेडरेशन है एक दूसरे से इंटरलिंक है, जो ये समझा रहे हैं कि दुनिया भर के जितने भी डेफ लोग हैं वो सभी के सभी एक जगह एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे आके कंपीट करते हैं एक दूसरे से, जिससे कि कल्चर यूनिटी और कंटिन्यूटी बनती है। अब कुछ हिस्टोरिकल डेटा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। 1924 में फर्स्ट टाइम डेफ ओलंपिक हुआ था पेरिस में। 1966 में विंटर डेफ ओलंपिक को स्टार्ट किया गया था। 2001 के अंदर नया नाम रखा गया था। पहले जो नाम था डेफ ओलंपिक का वर्ल्ड गेम फॉर द डेफ, बट 2001 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया डेफ ओलंपिक। हर 4 साल में आप लोग को देखने को मिलता है। ओलंपिक की तरह ही पूरा स्ट्रक्चर है, समर और विंटर फॉर्म में होता है। इसका मोटो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जिसका मतलब है पैर लूडोस इक्वालिटिस। इसका मीनिंग भी मालूम होना चाहिए, इक्वालिटी थ्रू दी स्पोर्ट्स एंड स्टिकिंग टू द आइडियाज ऑफ ओलंपिक। अब इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी, वैसे तो थोड़ी देर पहले बता दिया हूं, बट फिर भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हियरिंग लॉस होना चाहिए मिनिमम 55 डेसिबल का। इसके अलावा किसी भी टाइप का आपको डिवाइस यहाँ पे यूज नहीं करना है, अदरवाइज यहाँ चीटिंग मानी जाएगी। मेंबरशिप होना जरूरी है नेशनल डेफ स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंदर, और साथ में एक मेडिकल प्रूफ भी होना जरूरी है कि आप लोग सच में डेफ हो कि नहीं। इसके अलावा जितने भी टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं वो वही होते हैं जो आप लोग नॉर्मल खेलते हो, बट रूल एंड रेगुलेशन चेंज कर दिए जाते हैं। फर्स्ट टाइम पेरिस में हुआ था, अपकमिंग ये 2025 में होने वाला है जापान के अंदर। तो दोस्तों जो भी मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया उसके रिगार्डिंग कुछ 2 इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा मेरी इस बुक के अंदर। और जो 3 टॉपिक अभी पढ़े मेजर वाले इंपॉर्टेंट वाले, उसके रिगार्डिंग के प्रीवियस ईयर और हॉट क्वेश्चंस मैंने आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूं, और ये सभी के सभी आप लोग को मिल जाएंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ मेरी इस बुक के साथ। तो दोस्तों इस बुक को ले लीजिएगा। तो अमेज़न के डिस्काउंट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जल्द से जल्द ऑर्डर कर ले। तो आई होप तुम लोग को यहां तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। अगला जो टॉपिक है इसका नाम है क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग ऑन स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझाता है कि कौन से डिसेबल इंसान को किस डिसेबल इंसान के साथ स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो पैरा ओलंपिक के अंदर दुनिया भर के सारे टाइप के डिसेबल लोग आते हैं, और स्पेशल ओलंपिक के अंदर इंटेलेक्चुअली डिसेबल आते हैं। बट इंटेलेक्चुअल में भी चीजें एबिलिटी के बेसिस पे ऊपर नीचे हो सकती है। तो किसको किसके साथ खिलाना है जिससे कि फेयर प्ले हो सके, उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, या मैं कह सकता हूं कि उसकी ग्रुपिंग करने के लिए कि किसको किसके साथ खेलना है, उसके लिए 2 टाइप की प्रोसेस दी गई है। सबसे पहली प्रोसेस है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। ये एक ऐसे टाइप की प्रोसेस है जो पैरा ओलंपिक के अंदर होती है, जिसमें कि हम लोग किस डिसेबल पर्सन को किसके साथ खेलना है वो पता करते हैं क्लासिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। पैरा ओलंपिक के अंदर डिविजनिंग प्रोसेस आपको देखने को मिलती है कि किस डिसेबल पर्सन को किसके साथ स्पोर्ट्स इवेंट में खेलना है। पैरा ओलंपिक के अंदर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, या मैं कहता हूं ग्रुपिंग किया जाता है, वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। तो ऐसी कंडीशन ना है कि यार भाई जिसको दिखाई नहीं देता है आपने उसको मैराथन करा दिए, जिसके पैर नहीं है उसके साथ, तो यार इससे यार डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। इसलिए यहां पे जो प्रोसेस यूज होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दिया जाता है कि कौन से टाइप की डिसेबिलिटी है, उस पे फोकस करके यहाँ पे ग्रुपिंग होता है। अगर बात करी जाए डिविजनिंग की, डिविजनिंग के अंदर जो ग्रुपिंग करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल लेवल। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन एंड पैरा ओलंपिक के बारे में। तो क्लासिफिकेशन की प्रोसेस पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर देखने को मिलती है। ये एक स्ट्रक्चरल सिस्टम है जिसको इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी ऑर्गेनाइज करती है, जो इंश्योर करता है कि यार फेयर प्ले और इक्वालिटी हो सके स्पोर्ट्स के अंदर, और ऐसे ही एथलीट ऐसे टाइप के एथलीट के साथ खेल सके जिनकी डिसेबिलिटी एक जैसी हो, जिससे कि फेयर प्ले हो पाए। तो चलिए जान लेते हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के। सबसे पहला होता है एलिजिबिलिटी डिटर्मिनेशन। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि किस टाइप की उसके अंदर इंपेयरमेंट है, किस टाइप की डिसेबिलिटी है, क्या वो मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि नहीं। फिर देखा जाता है कि जो उसकी इंपेयरमेंट है क्या वो परमानेंट है, और उसके वजह से क्या उसके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में कोई इश्यूज आ रहा है। अरे ऐसा ना हो कि नॉर्मल इंसान आके पैरा ओलंपिक में अंदर पार्टिसिपेट कर ले, इसलिए ये चीज कराई जा रही है चेक। अगला होता है स्पोर्ट्स क्लास असाइनमेंट। इसमें चेक किया जाता है कि वो जो स्पेसिफिक एथलीट है कैसे उसका इंपेयरमेंट इफेक्ट कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस के अंदर, मतलब उस स्पेसिफिक स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस के अंदर कैसे वो अफेक्ट कर रहा है, ये जानना भी जरूरी है। तो वो थे आप लोग के ऑब्जेक्टिव। अब जान लेते हैं कि क्या स्टेप प्रोसेस होती है क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले आप लोग को करना पड़ता है मेडिकल असेसमेंट कि क्या उसके अंदर वो प्रॉब्लम है कि नहीं, क्या वो पैरा ओलंपिक के लिए एलिजिबल है कि नहीं। फिर देखा जाता है फंक्शनल इवैल्यूएशन, जो कि 2 पार्ट में होता है। सबसे पहला होता है ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम, और दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द एक्चुअल कॉम्पिटिशन। फिर होता है आप लोग का स्पोर्ट्स स्पेसिफिक असेसमेंट, जहां पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द स्पोर्ट्स। तो ये 3 स्टेप हैं, यह आप लोगों को मालूम होनी चाहिए पैरा ओलंपिक के अंदर कैसे क्लासिफिकेशन प्रोसेस की जाती है। अब कौन कौन से ऑफिशियल्स इन्वॉल्व रहते हैं क्लासिफिकेशन की प्रोसेस के अंदर, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल क्लासिफर,
फिर होता है मेडिकल क्लासिफर, फिर टेक्निकल क्लासिफर भी होगा, चीफ क्लासिफर होगा, हेड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन पैनल एंड कमिटी आप लोग को देखने को मिलेगी। और जो एथलीट होता है वो खुद भी एक एक्टिव पार्ट होता है स्पेसिफिक प्रोसेस का। तो चलिए आप समझ लेते हैं कि कितने टाइप की इंपेयरमेंट होते हैं, मतलब एक किस्म से डिसेबिलिटी। तो पैरा ओलंपिक कमेटी ने 10 टाइप के यहाँ पे इंपेयरमेंट को क्लासिफाई कर दिया, ये नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले होता है इंपेयरमेंट इन द मसल पावर, लाइक स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी टाइप के लोग हो गए। अगला होता है इंपेयरमेंट पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट। फिर होता है लिम्ब डेफिशिएंसी, मतलब एम्प्यूटी टाइप के लोग। फिर होता है लेग डिफरेंस, मतलब जिनके पैर छोटे बड़े हो। फिर होता है शॉर्ट स्टैचर, मतलब जो बौने लोग रहते हैं ना उनकी बात की जा रही है। फिर होता है हाइपरटोनिया, जिसके अंदर आते हैं सेरेब्रल पैल्सी वाले लोग। 7 नंबर पे है एटैक्सिया या एटैक्सिया, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, जो आप लोग ज्यादा समझदार हो। तो ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। फिर होता है एथेटोसिस। एथेटोसिस नहीं समझ में आ रहा तो देखो कुछ इस तरीके से, जैसे आप लोग नॉर्मल हाथ इस तरीके से कर पाते हो ना, इन लोगों के हाथ ऐसे नहीं होते हुए ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इनवॉलेंटरी मूवमेंट। नेक्स्ट होता है विजुअल इंपेयरमेंट, और लास्ट कैटेगरी रखी गई है इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट के अंदर। ये रहा शॉर्ट स्टैचर, मतलब बौने लोग। हाइपरटोनिया का एग्जांपल आप देख सकते हो। और ये रहा एटैक्सिया का एग्जांपल, जहां पे डिप्रेशन, ब्लर इन द विजन, सही तरीके से नहीं चल पाना, बैलेंस का इशू, सही तरीके से नहीं बोल पाना, ऐसे टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है डिविजनिंग इन स्पेशल ओलंपिक। जैसे वहां पे डिसेबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा था पैरा ओलंपिक में, यहाँ पे जो ग्रुपिंग होगी उसका जो कोर प्रिंसिपल है दोस्तों, वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, एज और जेंडर। इसी के बेसिस पे ही यहाँ पे एथलीट का ग्रुपिंग होता है, ये चीज याद रखना। अब पर्पस क्या है, क्यों जरूरत पड़ रही है डिविजनिंग करने की, जिससे कि फेयर प्ले हो सके। कोई भी एथलीट ये ना बोल पाए कि यार मेरे साथ अन्याय हुआ। आप लोग को यहाँ पे जो कंपटीशन कराना है और जिस एथलीट के बीच में कंपटीशन करा रहे हो, उनके बीच में सिमिलर टाइप का स्किल लेवल होना चाहिए। जैसे आप जानते हो बाकी कंपटीशन का अलग ही सिस्टम है, बट यहाँ पे हर एक एथलीट को रिकॉग्नाइज किया जाता है फॉर देयर एफर्ट एंड देयर परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो दोस्तों जो टॉपिक अभी हम लोगों ने पढ़े, डिविजनिंग एंड क्लासिफिकेशन इन स्पोर्ट्स वाला, ये टॉपिक हाल ही में सिलेबस में ऐड हुआ है, इसलिए प्रीवियस ईयर में आप लोग को इसके क्वेश्चन ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। बट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग के लिए मैंने यहाँ ला दिया हूँ प्रीवियस ईयर और हॉट क्वेश्चंस के। इन सब के प्रॉपर आंसर आप लोग को मेरी बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स। अब आखिर इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स होता क्या है? सबसे पहले वर्डिंग समझते हैं कि इंक्लूजन क्या चीज है। इंक्लूजन मतलब होता है टू इंक्लूड वन टू द अनदर, या नॉर्मल वे में कहूं तो वर्किंग टुगेदर, या और ज्यादा नॉर्मल वे में कहूं तो इंक्लूडिंग ऑल। That is called as inclusion. Inclusion का मतलब कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो कि नॉर्मल बच्चे डिसेबल बच्चे के साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, जिसे हम लोग इंक्लूजन एजुकेशन कहेंगे। सेम वैसे ही इंक्लूजन स्पोर्ट्स क्या हुआ, ऐसे टाइप का स्पोर्टिंग इवेंट जहां पे डिसेबल लोगों को नॉर्मल लोगों के साथ खेलने का इक्वल मौका मिल रहा है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग द चिल्ड्रन with special need with the normal children, that is called as inclusive education. और inclusion in sports क्या होता है? It means creating an environment where everyone, regardless of their ability, gender, race और उसका बैकग्राउंड, चाहे वो दिव्यांग ही क्यों ना हो, सभी के सभी के पास इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी होती है, जिससे वो लोग फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स ऐसा नहीं कह रहा है कि जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग अलग खेलो और डिसेबल लोग हैं वो लोग अलग खेलो। जैसे अभी हम लोगों ने देखे पैरा ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक और डेफ ओलंपिक स्पेसिफिकली डिसेबल लोगों के लिए। ओलंपिक हो गया, विंबलडन कप हो गए, आईपीएल हो गए, ये सभी के सभी नॉर्मल लोगों के लिए। लेकिन इंक्लूजन एजुकेशन क्या कहता है कि चाहे आप नॉर्मल हो या डिसेबल पर्सन, सभी लोग एक साथ आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पोर्ट्स में। अब आप कहोगे कि भैया यार ये इंक्लूजन की नीड क्यों पड़ी? बड़े शहरों में तो डिसेबल लोगों के लिए स्कूल्स आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, बट कई ऐसे छोटे शहर हैं जहां पे डिसेबल लोगों के लिए स्पेशल स्कूल्स नहीं है। तो क्या ऐसे बच्चे स्कूल से दूर रह जाए? क्या ऐसे बच्चे कभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ही ना करें? तो ऐसी प्रॉब्लम को हटाकर इंक्लूजन लेकर आया गया है एजुकेशन में भी और स्पोर्ट्स में भी, जिससे कि नॉर्मल बच्चे डिसेबल लोगों के साथ खेल कूद सके और जो डिसेबल बच्चा है उसका भी मोटर स्किल डेवलपमेंट हो सके। और जो डिसेबल बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, या खुद से कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं नॉर्मल लोगों के साथ रहूंगा तो वो लोग मेरा मजाक बनाएंगे, ऐसी टाइप के प्रॉब्लम्स को हटा के दुनिया के अंदर एक चेंज लाने के लिए भी इंक्लूजन की जरूरत पड़ी है, जिसके थ्रू उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो सके और उन्हें ऐसा महसूस हो सके कि वो डिसेबल होने के बावजूद
उनको इक्वल चांसेस मिल रहा है सभी टाइप के इंस्टीट्यूट्स में। और साथ में जितने भी नॉर्मल बच्चे हैं उन लोगों को दिव्यांग लोगों के साथ कैसे एटिकेट्स रखना चाहिए, कैसे दोस्ती रखना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में जानने का भी मौका मिलता है। इसके अलावा जितने भी दिव्यांग लोग हैं उन लोगों के लिए एक डाइवर्सिफाइड टीचिंग स्ट्रैटेजी भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। इसका मतलब ये कि यार जितने भी डिसेबल लोग हैं ना वो नॉर्मल बच्चों से बहुत सारी चीजें सीखते हैं जो उनकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके थ्रू उनका सोशल डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो पाती है। सीधी बात है यार, जो दिव्यांग हो चुका है वो ना शाय हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल लोगों से बात नहीं करेंगे, लोग उसके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे। बट जो इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मल लोगों को दिव्यांग लोगों के साथ लेकर आ रहा है। 1 से 2 दिन दिव्यांग लोग को हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, बट उसके बाद वो लोग भी हैबिचुअल हो जाएंगे, उनको भी लगेगा कि नॉर्मल लोग हमें भी नॉर्मल की तरह ही ट्रीट करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, बास्केटबॉल खेला जा रहा है, एक व्हीलचेयर वाले भैया है और बाकी 2 भैया नॉर्मल है, पर इनको भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। अब ये इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स जो है इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जितने भी टीचर्स हैं उन लोगों के पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि कैसे ऐसे टाइप के लोगों को नॉर्मल बच्चों के साथ वो लोग पढ़ा सके, स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज दे सके। टीचर्स को हमेशा इंकरेज करना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को कि वो लोग भी दिव्यांग लोग के साथ खेले और दिव्यांग लोग नॉर्मल लोगों के साथ पार्टिसिपेशन कर सके स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में। इसके अलावा हमें यह भी इंश्योर करना जरूरी है कि हर एक स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं, क्या स्टूडेंट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे को स्पेशल सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है तो वो प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी इस दौरान होनी चाहिए। चाहे नॉर्मल स्टूडेंट हो या दिव्यांग वाला स्टूडेंट, हर एक को एक पॉजिटिव फीलिंग होनी चाहिए कि हमारे पास कोई है जिसके साथ हम लोग बात करके हमारी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे इक्वली वैल्यू देना चाहिए। टीचर्स और स्टूडेंट एक दूसरे को प्रॉपर रिस्पेक्ट करना भी जरूरी है, तभी प्रॉपर तरीके से इंक्लूजन एजुकेशन प्रोवाइड हो सकती है। स्कूल्स को वो सारी चीजें प्रोवाइड करके रखना जरूरी है जिससे कि इंक्लूजन एजुकेशन में कोई दिक्कत ना आए, और स्कूल को प्रॉपर तरीके से ये मॉनिटर करते रहना चाहिए कि क्या पार्टिसिपेशन और अचीवमेंट क्या प्रॉपर तरीके से हर स्टूडेंट का हो पा रहा है कि नहीं। तभी तो हम लोग यार इंक्लूसिव एजुकेशन को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों जो टॉपिक अभी हम लोगों ने पढ़े ये भी हाल ही में बोर्ड्स एग्जामिनेशन में ऐड ऑन हुआ है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर के ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे, बट काफी इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चंस है वो मैंने आप लोग को यहाँ पे ऐड कर दिया हूं, जो मेरी बुक के अंदर आप लोग को मिल जाएंगे प्रॉपर तरीके से, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रेटेजी टू मेक द फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर CWSN। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये एग्जामिनेशन में आता है ये टॉपिक और उसके बाद वाला टॉपिक कि कैसे आप लोग फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल कर सकते हो CWSN के लोगों के लिए। तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? सबसे पहले प्रॉपर मेडिकल चेकअप होना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कौन सी टाइप की प्रॉब्लम उनको है, जिसको जानकर जो स्पेशल टीचर्स होते हैं वो CWSN के लोगों को उस टाइप की फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे। नेक्स्ट हमारे पास होना चाहिए टेक्नोलॉजी, ऐसे टूल्स, डिवाइस, इक्विपमेंट जो स्पेशली CWSN के लोगों के लिए डिजाइन करके दिए गए हैं जिससे कि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज में कोई रुकावट ना आ सके। जैसे लार्ज बॉल फॉर द बेटर ग्रिप, बॉल विद बेल्स, वो भी विजुअली इंपेयरमेंट लोगों के लिए। तो ऐसे टाइप के एग्जांपल भी आप लोग एग्जामिनेशन में कोट कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग को स्पेसिफिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी है, एक ऐसे टाइप का एनवायरनमेंट जहां पे अगर कोई दिव्यांग बच्चा जा रहा है स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, तो लोग उसको इंकरेज करें, स्पेशली फैमिली और आपका सराउंडिंग। इन सब के अलावा नेचुरल एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जो कि नेचुरल लाइटिंग के साथ हो, जहां पे लाउड म्यूजिक यूज ना हो रही हो, हार्श लाइटिंग ना हो, और जो प्ले एरिया है वो ऐसे डिजाइन हो जो कि CWSN के लोगों के लिए सुटेबल हो। साथ में ऐसे टाइप की ही एक्टिविटीज कराना चाहिए जिसमें उन लोगों का इंटरेस्ट है, तभी तो वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे और तभी वो एंजॉयफुली सारी टाइप की फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए रेडी हो जाएंगे। इसके अलावा हमें रूल एंड रेगुलेशन को मॉडिफाई करना भी जरूरी है फॉर स्पेशली CWSN के लोगों के लिए। लाइक हम लोग एक्स्ट्रा टाइम्स प्रोवाइड कर सकते हैं उन लोगों के लिए, लॉन्गर रेस्ट ब्रेक्स दे सकते हैं उनको, कुछ एक्टिविटीज रिड्यूस कर सकते हैं। साथ में हमें ये ध्यान देना भी जरूरी है कि हम लोग उनको इंकरेज कराए पार्टिसिपेशन के लिए, ये नहीं कि परफेक्शन होना ही जरूरी है। और हमें स्पेशल टाइप के यहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह अगर जरूरत पड़ रहे हैं, लाइक ब्राइट कलर के इक्विपमेंट फॉर विजुअल इंपेयरमेंट लोगों के लिए, ऐसे बच्चे जिनके वीक मसल्स हैं उन लोगों के लिए लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ रही हो, या हैंडलिंग के लिए डिफरेंट टाइप के शेप और साइज के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, तो वो सब चीजों के पहले से इंतजाम करना हमें जरूरी है। तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में भी बन सकता है, आराम से आप लोग एग्जामिनेशन में समझा सकते हैं उसको। तो लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर CWSN। मतलब सीधी बात है, फिजिकल एक्टिविटीज कराओगे तो क्या एडवांटेजेस होंगे CWSN के लोगों के लिए। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात, डिप्रेशन और स्ट्रेस उनकी जिंदगी से रिड्यूस हो
जाएगा, वो खुश रहेंगे और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड रहेगा। साथ में उनका सोशल इंटरेक्शन होगा, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा, टीम वर्क सीखेंगे, नई बॉन्डिंग्स बनेगी और नई दोस्ती और सोशल इंक्लूजन देखने को मिलेगा। साथ में उनको मिलता है कॉग्निटिव बेनिफिट, लाइक उनकी थिंकिंग, रीजनिंग और मेमोरी स्किल इनहैंस होंगी और ब्रेन फंक्शनिंग सही तरीके से वर्क करने लग जाएगी। इसके अलावा फन और एंजॉयमेंट तो होगा ही, सीधी बात है यार, स्पोर्ट्स खेलते तो हम जैसे नॉर्मल लोग भी यार खुश हो जाते हैं, मूड फ्रेश हो जाता है, रिलैक्स फील करने लग जाते हैं, तो डिसेबल लोग भी करने लग जाएंगे। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस और स्ट्रेंथ उनके अंदर डेवलप होगी, चाहे वो मसल स्ट्रेंथ हो, कोऑर्डिनेशन हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो। इसके अलावा इंप्रूव होंगी उनका मोटर स्किल, बैलेंस और बॉडी अवेयरनेस। साथ में उनकी जो हेल्थ है और क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इंप्रूव होगी। बूस्ट होगा उनका सेल्फ एस्टीम, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा और उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इन सब के अलावा अगर किसी भी टाइप की हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज उनके अंदर आ चुके हैं या इन फ्यूचर हो सकते थे, उससे वो बच सकते हैं। तो दोस्तों, जो टॉपिक मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया उसके रिगार्डिंग में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग आंसर करें। इसका प्रॉपर आंसर मैंने मेरे बुक के अंदर प्रोवाइड कर दिया हूं। इसके अलावा ढेर सारे असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी के क्वेश्चन भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर और हॉट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ये रहे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आपको पूछे जा सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा ये जो अभी पढ़े हम लोगों ने, उसके रिगार्डिंग में आप लोगों को प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मेरी बुक के अंदर मिल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में Amazon की लिंक दी हुई है, जल्दी से इसको परचेज कर लो, मेरी गारंटी दे रहा हूं आपको। वीडियो देखने के बाद बस बुक के अंदर के जितने भी क्वेश्चंस है वो सब लगा लो, 100 मार्क्स गारंटीड है मेरे तरफ से। बाकी अगर आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन के रिवीजन के लिए मेरे नोट्स चाहिए तो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोग को दे दिया हूं। वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, तो अभी जाएं और डाउनलोड करें। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोग को केमिस्ट्री और फिजिक्स में दिक्कत आ रही है तो दोनों की यूट्यूब चैनल मेरे कमेंट बॉक्स में दिए हुए क्लास 12 के लिए बहुत धमाकेदार और दाजू कंटेंट उसका भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके अलावा टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो और मेरा व्हाट्सएप का एक स्पेसिफिक ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए सपोर्ट करिए और तुम्हारे जकी भैया के चैनल को यार थोड़ा आगे लेकर जाओ। अपने दोस्तों को शेयर करो कि जो मकसद सीरीज है फॉर फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसको आप लोग फेमस कर दो, जिससे यार मुझे भी ये लगे कि यार मेरे स्टूडेंट मुझे सपोर्ट करते हैं। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्सी रहो मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान, बाय बाय।